हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। और जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से बता दिया कि इससे पिछले 5 टेस्ट ले लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, या आप प्ले लिस्ट खोलिएगा तो उसमें आप सभी को आईटीआई VVI क्वेश्चन करके एक प्ले लिस्ट बनाया होगा। उस पर आप सब जाकर वहां से 40 या 50 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिए हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और इसी के साथ साथ आप वीडियो को भी शेयर कर दे ताकि आप सभी के जितने भी दोस्त और फ्रेंड होंगे वो भी इस वीडियो के सेशन में शामिल हो जाएं। तो चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। आंसर 5 या 10 सेकंड सोचकर अच्छी तरह से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और 35 से प्लस क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अंत में आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है और सोच समझ के अच्छे से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो आप सभी से एक बात और बता दें कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष होता है जो कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। मैं बार बार प्रश्न और आंसर को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सभी को अगर याद नहीं हो तो फिर यहीं पर याद हो जाए। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा, गलत या सही कुछ भी आंसर कीजिए। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, महान्यायवादी। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में करें। तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन संघ राज्य के क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और उतना ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका आंसर तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना ही होगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया होगा और देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में करते हैं। बिल्कुल राइट। अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है ये भी क्वेश्चन तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ये काफी सिंपल सा प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करें।
तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी सिंपल सा है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा हम देखते हैं कि सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन इसका आंसर करते हैं। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा क्योंकि काफी सिंपल सा प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो ये भी याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी लंबा है तो इसे आप ध्यान से देखें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करें। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो यहाँ पर दिया गया इसका ऑप्शन और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की क्रमशः संख्या कितनी होती है? तो 2 और 12 होती है। तो 2 और 12 होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर किए हैं तो बिल्कुल अच्छा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर ये भी प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय का अंतर होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो प्लीज इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 माह का अंतर होना चाहिए। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले क्योंकि प्रश्न आपके ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछने वाला है। तो फिर इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यानी लिंगानुपात है। तो यहाँ पर प्रश्न फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 933 है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो याद कर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके ITI एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है यानी कम है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, तो ये तो सोचने वाले क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर आप सभी को बिहार पता ही होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यह है, और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और आप सभी को ध्यान में रखना है कि बी नंबर ऑप्शन बिहार दिया गया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है, तो बिहार में है। मगर थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे उत्तर में दे रहा था ए नंबर ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश दे रहा था। तो आप देख सकते हैं, इसका गूगल पर कर सकते हैं कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। मगर हमें देखने से इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ए भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके अगले प्रश्न को। तो इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और विकल्प चारों आपके सामने है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितने हैं, तो 382 है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 4 दिया गया है विकल्प और विकल्प आपके सामने है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, तो 74.04% है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लो। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक संरक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक संरक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। भारत में आर्थिक संरक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ये भी याद नहीं हो तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के जो नोट आप देखे होंगे उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर किया है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम किस पास्त्र का परीक्षण किया। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत ने सर्वप्रथम किसका परीक्षण किया, तो पृथ्वी का परीक्षण किया। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पर प्रश्न ये था कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, और यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। एस भंडार नायक है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसका अगर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो एडम सेन था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो विश्व के सर्वोच्च शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है और इस पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, मगर हमें जहां तक याद है अगर इसका आंसर ये होगा कि तेंजिंग नागरे होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो तेंजिंग नागरे होगा। यहाँ पर सेपरा तेंजिंग दे रहा है, वहीं पर यहाँ पर होना चाहिए तेंजिंग नागरे। इसका आंसर ये हो जाएगा तेंजिंग नागरे। फिर इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड की खिताब जीता था। भारत के निम्न में से भारत के किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड की खिताब जीता, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर अगर आपने इसका डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। निम्न में से भारत के किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड की खिताब जीता, तो रीता फारिया थी जो कि भारत में सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड की खिताब जीता। इसका बी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारतीय महिला कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो सुष्मिता सेन है जो कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। तो भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया है जो कि आपके सामने है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है इसका आंसर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। तो फिर देख लेते हैं इसके अगले प्रश्न को। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में गलत या सही कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। इसका बी नंबर ऑप्शन। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन था? तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन था? यहाँ पर 4 उपग्रह का नाम दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले, स्पुतनिक 1। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यूरी गागरिन। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो काफी सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन सा कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है तो आप इसे ध्यान से देखें। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर 4 उपग्रह का नाम दिया गया है। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है, एडुसैट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम
पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है, तो एडुसेट था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पर प्रश्न को आप ध्यान से देखें। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। तो निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री यानी कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले मैटसैट, इसका ए नंबर ऑप्शन कल्पना चावला के नाम पर रखा गया अंतरिक्ष यात्री। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके सामने 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आप सभी को 35 प्लस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन पहले से पता था, याद था, या आपने कितना क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में किया। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में किया। और तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।